मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे जो बौद्धा की संप्रभुता संबंधी विचार हैं। उन्होंने किस प्रकार के राज्य के अंतर्गत उन्होंने एक संप्रभुता का जो विचार दिया था कि राज्य की जो धारणा है या अवधारणा है वो शक्ति संघर्ष में किस प्रकार की होनी चाहिए। यदि वो किसी भी प्रकार से अपनी व्यवस्था को निर्धारित करने हेतु जो वो व्यवस्था को संचालित करेगा उसमें संप्रभुता एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए ताकि वह अपने को विवेकशील निर्णय लेते समय उसका उपयोग करें। तो संप्रभुता संबंधी विचारों में इन्होंने अपने को इतना शक्तिशाली और संघर्ष से युक्त बना दिया कि यह देखा जाए तो एक सबसे राजनीतिक संस्था के अंतर्गत ये एक परे मान लिया गया कि संप्रभुता जो विचार है वो बौद्धा ने किसी भी देश या कोई भी राज्य हो, चाहे वो लोकतंत्र से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो राजतंत्र से संबंधित हो, किसी भी शासन व्यवस्था से वो प्रभावित हो, वहाँ से कोई भी व्यवस्था स्थापित की गई हो, लेकिन वहाँ पर अगर जिस राष्ट्र में या देश में संप्रभुता है तो वहाँ का राष्ट्र एक लोकप्रिय और कल्याणकारी और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं निश्चित रूप से अपने का विकास कर पाएंगे और उस राष्ट्र का विकास हो पाएगा। क्योंकि संप्रभुता एक देखी जाए तो बहुत ही पावरफुल एक शक्ति होती है जो किसी भी देश को निर्णय लेते समय, चाहे वो बाहरी निर्णय हो या आंतरिक निर्णय हो, वो निर्णय को एक सटीकता प्रदान करती है कि वो समाज को किस प्रकार से किन मार्ग को अपनाते हुए उसको व्यवस्थित करें। तो यह संभवतः देखी जाए तो हर एक राष्ट्र की अपनी अपनी होती है। तो इन्होंने यही कहा था कि संप्रभुता जो है वो किसी भी देश को संचालित करने के लिए, उस देश की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अगर कोई निर्णय लिए जाते हैं वो विवेकशील निर्णय होने चाहिए और उस निर्णय को जनता को ध्यान में रख करके ही अपनी संप्रभुता का विचार रखना चाहिए। लेकिन इसमें इन्होंने संप्रभुता जो विचार दिया था वो एक्चुअली संप्रभुता एक पूर्ण सत्तावादी संप्रभुता का इनका विचार था और उसके अंतर्गत इन्होंने देखा जाए तो व्यक्तियों के हित के लिए साथ ही साथ राष्ट्र के हित के लिए इन्होंने अपनी संप्रभुता का जो विचार दिया था वो काफ़ी पूर्ण सत्तावादी था, यानी कि काफ़ी शक्तिशाली युक्त था ताकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनको पूर्ण रूप से रेगुलेट किया जाए या उनको नियमित किया जाए। राइट, तो हम इन्हीं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जो बौद्धा थे एक्चुअली में इन्होंने संप्रभुता से संबंधित अपने विचारों को किस प्रकार के मंतव्य दिए थे। राइट, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संप्रभुता के जो विचार हैं, संप्रभुता के जो विचार थे एक्चुअली में होती क्या है। पहले ये समझते हैं संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता देखो किसी राष्ट्र या किसी देश की वह सबसे निर्णायक शक्ति होती है जो उचित रूप से अपने राष्ट्र के आंतरिक या राष्ट्र के बाहरी शक्तियों का प्रयोजन करते समय वो इसका प्रयोग करती है ताकि वहाँ पर कोई भी बाहरी शक्तियाँ का वहाँ पे यूज ना हो सके या बाहरी शक्तियों का कोई प्रकार का प्रेशर ना हो सके। वो निर्णय लेते समय वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ की अपनी एक प्रशासनिक शासन व्यवस्था जो है उसको संचालित करते समय एक राष्ट्र के शक्ति के रूप में, एक केंद्रीयकरण शक्ति के रूप में उसका उपयोग करती है, वही है संप्रभुता। संप्रभुता देखी जाए तो हर देश को एक अपनी अपनी संप्रभुता होती है, एक कोर जोन होता है, उसको हम संप्रभुता के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। तो संप्रभुता जो होती है वो हर एक राष्ट्र की अपनी होती है। राइट, लेकिन ये संप्रभुता हर राष्ट्र देखा जाए तो अपने देश को विकास करने के लिए, अपने देश के राष्ट्र को विकास करने के लिए, दूसरे देश पर भी अधिकार करने के लिए भी इसका यूज कर सकती है, लेकिन बाहरी शक्तियों का प्रयोग इस पे ना किया जाए, इसको यह नियंत्रित रखती है। राइट, तो संप्रभुता किसी भी देश को विकास करने की है। अगर आप कोई देश, इस पर कोई अगर एक देश है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक, ये बाहरी शक्तियों पर उपयोग कर सकता है। राइट, इस पे पावर है तो उपयोग कर सकता है, लेकिन इस पर कोई भी शक्ति या कोई भी बाहरी शक्ति इसकी संप्रभुता को नहीं छीन सकती। संप्रभुता का मतलब एक शक्ति से निर्णायक है और वो शक्ति एक यथार्थवाद से संबंधित, आप समझ सकते हो कि संप्रभुता एक यथार्थ विचार को व्यक्त करती है जो उस राष्ट्र के एक बाहरी शक्तियों को उपयोग करने तथा अपने निर्णायक भूमिका को निर्णय लेते समय या कोई भी शक्तियों या कोई विधि को निर्मित करते समय, उसको रेगुलेट करते समय वो कोई भी बाहरी शक्ति या दबाव या कोई ऐसी कोई प्रयोजन शक्ति की सलाह नहीं ली जा सकती है, क्योंकि वह देश की एक अपनी आंतरिक विकसित एक व्यवस्था होती है जो सामाजिक जीवन या वहाँ के लोगों के हित को, संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी
कायाकल्प क्रियान्वित किए जाते हैं, राइट। ये एक संप्रभुता होती है। लेकिन ये जैसे राष्ट्र है तो ये राष्ट्र इस पर जैसे मान लो इसकी एक अपनी संप्रभुता है, ये एक आंतरिक संप्रभुता है, तो अपने आंतरिक जीवन में जो भी वो निर्णय लेगी वो एक संप्रभु है, राइट। संप्रभु राष्ट्र है, वो निर्णय लेगी, लेकिन वो इससे सलाह नहीं ले सकता है, राइट। वो इससे सलाह नहीं ले सकता है। ये संप्रभुता संबंधी विचार किसके हैं? बौद्धा के, हमारे नहीं है। हम अगर अपने देश की बात करें संप्रभुता की तो वो ले सकता है, सलाह लेना एक अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन कानूनी संबंधी सलाह लेना किसी देश से तो ये तो अनैतिक है, क्योंकि सलाह अगर आप दूसरे से लेते हो तो हमारे यहाँ की देश की संस्थाएं हैं, हम अथॉरिटियाँ जो हमने पूरी बना रखी हैं, उनके जो मानदंड उनको हमने दिए हैं, निर्धारित किए हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे राष्ट्र प्रभावित होंगे, हस्तक्षेप उसमें करेंगे, राइट। तो ये हमारी संप्रभुता का क्या है, खंडन करेंगे, संप्रभुता में हस्तक्षेप करेंगे, तो ये उचित नहीं है, राइट। तो इसलिए संप्रभुता एक प्रकार का ऐसा विचार होता है जो वहाँ जिस देश में वो होती है उस देश की एक शक्ति को निर्धारित करती है कि वो देश जो है वो किसी भी बाहरी शक्तियों से प्रभावित नहीं हो सकता है, वो अपनी बाहरी शक्तियाँ उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती हैं, ठीक। वो अपनी सुरक्षा बनाए रखना होता है। संप्रभुता का एक अर्थ तो ये होता है अपनी सुरक्षा बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना है, ठीक। और दूसरी बात ये होती है कि सुरक्षा के साथ साथ वहाँ पर विधि निर्माण प्रक्रिया को किस प्रकार से संचालित किया जाए, ठीक, इसमें ये स्वतंत्र होती है। वो देश, वो राष्ट्र, वो स्वतंत्र होता है कि वो विधि निर्माण के समक्ष अपने कोई भी कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, राइट। ये संप्रभुता होती है। और ये संप्रभुता एक्चुअली दबाव की बात मैंने की है, दबाव बाहरी शक्तियों का। हाँ, आंतरिक अपने जनता के हित में नहीं है तो वो तो क्रांति करेगी, वो अलग मैटर है, लेकिन बाहरी शक्तियों का यहाँ पर कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते हो या वो कोई भी सलाह नहीं ले सकते हो। अगर बाहरी शक्ति हमारी संप्रभुता को खंडित करती है, हस्तक्षेप करती है जबरन कोई भी अपनी यथार्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो इसके लिए हम अपनी सुरक्षा है, उसी सुरक्षा की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वहाँ पर हमारी जो पूरी एक सैन्य प्रणाली हमने जो बना रखी है, एक सैन्य व्यवस्थाएं जो हमारी हैं, ठीक है, उसके तहत हम अपनी सुरक्षा को बनाए रखेंगे। ये हमारी संप्रभुता है। तो यही संप्रभुता संबंधी विचार हैं इन्होंने जो दिए हैं बौद्धा ने। तो इन्होंने यही कहा है कि कोई भी राष्ट्र है या कोई भी अगर जनशक्ति है राष्ट्र की, उसमें स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। संप्रभुता के बिना कोई भी देश संचालित या रेगुलेट नहीं हो सकता है, कोई भी देश उस पर प्रभाव डाल सकता है। तो ये एक स्वतंत्रता है, एक स्वतंत्रता संबंधी एक इनके निर्णायक यही रहे हैं कि संप्रभुता हमारे देश की एक स्वतंत्रता को भी एक बढ़ावा देती है, क्योंकि अगर हम अपने किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, विवेकशील हैं, ठीक है, तो उस पर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, तो ये हमारी संप्रभुता को निर्धारित करती है। और ये संप्रभुता कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को एक स्वचालित करने के साथ साथ, वहाँ पे लोगों को एकीकरण करने के साथ साथ, और सामाजिक जितने भी आयाम हैं, चाहे वो कानूनी संबंधी हों, चाहे वो एक सामाजिक स्तर पर कोई भी निर्णय हो, वो एक संप्रभु राष्ट्र को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं, राइट। तो बौद्धा ने यही बात कही है कि ये एक राज्य का एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। बौद्धा ने कहा है कि जो संप्रभुता है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। संप्रभुता राज्य का महत्वपूर्ण गुण है, और इसके बिना हमारे देश की स्वतंत्रता अधूरी है। इसके बिना हमारे देश की स्वतंत्रता अधूरी है। साथ साथ जो निर्णय हैं वो आप शक्तिशाली होकर के नहीं ले सकते हो इसके बिना, किसके? संप्रभुता के बिना। तो संप्रभुता हमारे राज्य की एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, या हम कह सकते हैं कि संप्रभुता हमारे जीवन को उत्थान के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक लक्षण है, जो किसी भी शक्ति, बाहरी शक्तियों को नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करती है। और ये संप्रभुता जीवन में हर एक राज्य, हर एक राष्ट्र अपनी शक्तियों को प्रभाव करने के लिए उसमें संप्रभुता देखने को मिलती है, राइट। तो इनके यही विचार थे कि राज्य की एक सर्वोच्च शक्ति है, वहाँ पर सभी के लिए समान एवं बाध्यकारी होते हैं निर्णय जो लेते हैं, राइट। संप्रभुता के जो निर्णय लेते हैं, बौद्धा ने यही कहा है कि हम अगर कोई निर्णय लेते हैं, संप्रभुता से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं, तो ये जनहित के लिए बाध्यकारी होते हैं, जनहित के लिए बाध्यकारी होते हैं। लेकिन ये निर्णय
ऐसे भी नहीं लिए जाएंगे ताकि वहाँ की व्यक्तियों की देह, ठीक, व्यक्तियों की जैसे देह है, उनकी संपत्ति है, ठीक, उनका हनन किया जा सके। ऐसे भी निर्णय लेना एक अनुचित है। लेकिन हाँ, बस ये है कि ये जो शक्ति है इसका प्रयोग विवेकशील तरीके से किया जाएगा, विवेकशील तरीके से किया जाएगा और ये सर्वोपरि मानी जाएगी और ये सभी पर बाध्यकारी है। लेकिन ऐसे निर्णय जरूर नहीं ले सकते हो कि व्यक्ति की देह या कोई भी ऐसा प्रभाव उस पर डाल रहे हैं। जनता के हित में होना चाहिए और संप्रभु एक, अगर संप्रभु आपका सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्र रहेगा तो निश्चित ही वो अपने को विकास कर पाएगा। तो सर्वोच्च शक्ति के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो यह सर्वोच्च मानी जाएगी और निश्चित ही यह जब प्रयोजन हेतु इसे लागू, किसी प्रयोजन के लिए हम इसे यूज करते हैं तो निश्चित ही वहाँ की जनता के लिए बाध्यकारी है। लेकिन ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि जनता इसके अहित, जनता का अहित हो या जनता इसके विरोध में क्रांति करे, हमें ऐसा निर्णय नहीं लेना है, राइट। लेकिन हाँ, हम निर्णय को उस हिसाब से लेकर के काम करेंगे कि संप्रभुता का जो विचार है वो सर्वोच्च रहे, वो न्याय से भी इनको सर्वोच्च रखने की इन्होंने बात की थी, इन्हें संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा। बस केवल यही बात है कि हर तरीके से संप्रभुता पावरफुल रहेगी, लेकिन बस यही है कि व्यक्ति जो है वो बस क्रांति ना करे, इतना विशेष याद रखें। हाँ, व्यक्ति को समझाना है कि हम अपने देश की शक्ति बढ़ाना है, हमें अपने राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना है, वहाँ के लोगों को विकास करना है। तो इसके लिए संप्रभुता एक आधार के लिए, एक विकास के आधार के लिए एक सबसे प्रयोजनीय अच्छी है। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग जनहित को विरुद्ध में अगर तुम करते हो तो हो सकता है कि संप्रभुता से संबंधित लोगों को अनहित हो। तो ये विचार ध्यान में रखना है, इन्होंने ऐसी बातें कही थी। इसका अर्थ ये हुआ कि संप्रभुता जो है बौद्धा की वो निरंकुशवादी नहीं है। संप्रभुता जो इन्होंने दी थी वो निरंकुशवादी नहीं है, यानी कि इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, जनता अंकुश लगा सकती है, राइट। लेकिन ये जो प्रयोग है ये शक्ति का बाहर प्रयोग भी किया जा सकता है, अपनी संप्रभुता का बाहर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी से सलाह या किसी के ये बाध्यकारी नहीं है, या कोई मतलब सॉरी ये किसी की बाहरी सलाह से कोई भी प्रभावित नहीं होगी, ना कोई सलाह लिए जाएंगे बाहर से, यानी बाहरी राष्ट्रों से, ये आप समझ सकते हो। तो ये स्वयं में स्वतंत्र संप्रभु है और ये निरंकुश नहीं है। ओके, ये बात इन्होंने कही थी बौद्धा ने। तो इनकी जो संप्रभुता थी वो एक्चुअली में पूर्ण सत्तावादी थी। पूर्ण सत्तावादी का मतलब ये हुआ कि संप्रभुता ही सब कुछ है, संप्रभुता ही सब कुछ है, राइट। लेकिन इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता है, इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता है। लेकिन बस ये चीज़ें हैं कि ये जो निर्णय लें ये विवेकशील होकर के ही लें और निश्चित ही जनता को ध्यान में ही रखें, ठीक। अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने देश को विकास करें, अपने पावर बढ़ाएं, सहन शक्ति को बढ़ाएं। बस ये चीज़ें हैं कि ये जो कार्य करें वो विवेक से करें, ताकि जनता जो है वो कैसा ही क्रांति ना करे। लेकिन हाँ, यहाँ पर पूर्ण सत्तावादी उन्होंने यही संप्रभुता दी थी कि जनता इनका विरोध नहीं करेगी। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं है कि कोई निर्णय लो जनता विरोध ना करे, लेकिन विरोध तो करेगी। लेकिन इनका मतलब यही है कि ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि वहाँ पर जनता को प्रभावित करे या जनता के कोई भी अधिकार या उनके दायित्व को लेकर प्रभावित करे। बस ये थोड़ा आपको रखना है। और संप्रभुता जो है पूर्ण सत्तावादी रूप में उन्होंने विस्थापित की थी। पूर्ण सत्तावादी ये है कि ये जनता इसका विरोध नहीं करेगी, ठीक। जो निर्णय लिए जाएंगे वो जनता के हित में लिए जाएंगे, देश के विकास के लिए जाएंगे। बस जनता है वो इसका विरोध नहीं करेगी, बस ये आप याद रख लें। बस यही इन्होंने बात कही थी कि जनता इसका विरोध नहीं करेगी, जनता के लिए बाध्यकारी है, जनता लिए बाध्यकारी है। इनकी जो संप्रभुता थी एक्चुअली में ये अंकुशवादी तो थी, निरंकुशवादी नहीं थी। हाँ, भले ही इनका विरोध नहीं करेंगी वो अलग मैटर है, लेकिन जो निर्णय लिए जाएंगे वो विवेक से लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्णय ले लिए जनता को पूरा ऐसा कर दो कि जनता के लिए चलो आज से श्वास लेना बंद, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इसका तो विरोध संभव है, संप्रभुता भी खंडन होगी, राइट। तो ऐसा निर्णय नहीं लेना है, बस निर्णय उचित लेना है ताकि जनता उसका विरोध ना करे। लेकिन जनता विरोध इसका करेगी नहीं, ये इन्होंने बात कही है, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इनकी संप्रभुता संबंधी इनके विचार आपको स्पष्ट हो गए होंगे।
दूसरी बात हम करते हैं संप्रभुता की संकल्पना। संप्रभुता की संकल्पना से संबंधित अगर हम बात करें जनता के हित में, दूसरी पहली बात उनकी एक बुक है वो आप लिख लो, द सिक्स बुक ऑफ ए कॉमन बिल। द सिक्स बुक्स ऑफ ए कॉमन व्हील, राइट, ये एक बुक है और इसी बुक में इन्होंने पूर्ण एकीकरण और केंद्रीकरण समर्थन किया था। इन्होंने राष्ट्र का एकीकरण और पूर्ण एकीकरण और केंद्रीकरण का समर्थन किया और कहा कि राज्य की जो शक्ति रहेंगी, जैसे विधायी है, कार्यपालिका शक्ति है एवं न्यायिक शक्ति या न्यायपालिका शक्ति है, ये केंद्रीकरण रहेगी, यानी कि किसी एक विशेष व्यक्ति में रहेगी। इसका मतलब इन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया था। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जो विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका की जो शक्ति है वो एक्चुअली में किसी एक ही केंद्र द्वारा संचालित होंगे और संप्रभुता का जो विचार है वो किसी भी राज्य में हो सकता है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे वो अभिजात तंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, सभी में हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो विचार दिए थे कि जो विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायपालिका शक्ति है, ये एक केंद्र में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे भारत में संघात्मक व्यवस्था है तो संघ की अलग है, राज्य की अलग है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एक ही केंद्र में होना चाहिए और केंद्र द्वारा ही उस शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और वो संप्रभु विवेकशील तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो इन्होंने जो शक्तियों का जो एकीकरण किया था वो एक पूर्ण एकीकरण था। क्या था? पूर्ण एकीकरण था और इन्होंने केंद्रीकरण की व्यवस्था को विस्थापित करने का प्रयास किया था। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि इन्होंने विधायी, कार्यपालिका शक्ति, संप्रभुता की संकल्पना के तहत अपनी द सिक्स बुक ऑफ ए कॉमन बिल, जो उनकी बुक्स थी, किताब थी, उस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने राज्य की एकीकरण और केंद्रीकरण का समर्थन करते हुए उन्होंने विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का एक केंद्र में ही निहित करने का प्रावधान दिया था। राइट। तो यही विचार है कि इनकी जो राज्य की कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है, से स्थायी शक्ति राज्य में ही निहित रहेगी, कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, एक प्रभु सत्ता से अभिव्यक्त करने की रहेगी, यानी कि प्रभु सत्ता से इच्छा से अभिव्यक्त करने की रहेगी, व्यक्तियों पर ये बाध्यकारी है, ठीक, चाहे वो सहमति हो या ना हो। इसका मतलब ये है कि ये जो शक्ति का प्रयोग करेंगे, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की ये जो शक्ति है, एक शक्ति का जो प्रयोग करेंगे वो अपने विवेक से तो करेंगे ही, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए, अगर जनता की सहमति हो या ना हो, अगर होती है तो ठीक, अगर नहीं होती है तो जनता इसका विरोध नहीं करेगी। राइट। अगर विरोध करती है फिर भी उसका संचालन करा जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जनता इतनी अराजकता ना फैलाए, हिंसात्मक अराजकता नहीं होनी चाहिए। अपने उनको राज्य को नियंत्रित करने के लिए वहाँ की सैन्य शक्ति का भी प्रयोग कर सकती है, ताकि जनता का कुछ भी अगर अधिकार हैं, जैसे अब मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, उसमें 2 विरोध कर रहे हैं तो वो दमन किया जा सकता है। इन्होंने ऐसी बात की, अगर 10 की 10 विरोध कर रहे हैं तो ऐसा भी एक अनहित है, ठीक है, तो ऐसी संप्रभुता भी ठीक नहीं। तो इन्होंने यही कहा था कि अगर 10 में से 2 व्यक्ति विरोध करते हैं तो सैन्य शक्ति द्वारा उनका दमन किया जा सकता है और वहाँ पर जो भी संप्रभुता के तहत अपनी जो एक विधि है, नियम है, कानून है, वो शासन व्यवस्था के तहत उनको रेगुलेट कर दिए जाएंगे, ठीक, वो सभी के लिए बाध्यकारी हैं। इस प्रकार की इन्होंने व्यवस्था की थी जो व्यक्तियों पर बाध्यकारी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि ये तो राजतंत्र, लोकतंत्र, कोई भी तंत्र हो, सभी में संप्रभुता इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इनकी जो संप्रभुता थी एक्चुअली में न्याय से ऊपर थी बढ़कर के। संप्रभुता जो थी एक प्रकार से इनकी न्याय से बढ़कर ही थी। वो किस प्रकार से थी, जैसे कि अब मान लो कोई भी कानून विधि बनाती है, अब वो सभी के लिए बाध्यकारी है, ठीक, बाध्यकारी है। अगर ये बाध्यकारी है, इसका विरोध भी नहीं कर सकते ये, और जब विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूर्ण सत्तावादी तो है ही, पूर्ण सत्तावादी तो है ही। और पूर्ण सत्ता के अंतर्गत सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है शक्ति को। एक चाहे वो सामुदायिक शक्ति हो, चाहे किसी एक व्यक्ति की शक्ति हो, वो अपने पूर्ण रूप से किसी भी अपनी संस्था या अपने राज्य के अंतर्गत वो रेगुलेट करता है, राइट। अगर वो बाध्यकारी है तो निश्चित रूप से वो पूर्ण सत्तावादी है, और ये 100% है कि वो न्याय से बढ़कर हैं, न्याय से बढ़कर है। लेकिन ये सभी में नहीं होता है, लेकिन इनके विचार में ये पूर्ण सत्तावादी तो है ही, लेकिन इनके विचार में ये कहीं ना कहीं न्याय से बढ़कर इसलिए देखा गया कि ये विरोध करने की भी बात नहीं करते हैं, ये सभी पे बाध्यकारी भी हैं, राइट। तो अंकुश भले ही लगा सकते हो, उस पर अंकुश लगाना अलग मैटर है। अब वो अंकुश वो मान करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो वहाँ के राजतंत्र पर ही डिपेंड करता है। बस इनके जो विचार हैं वो इसी प्रकार के हैं कि ये बाध्यकारी है, इसका विरोध नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो इनकी जो व्यवस्था थी, संप्रभुता थी, वो न्याय से बढ़कर के थी, राइट, न्याय पीछे था इनके। तो इस प्रकार से संप्रभुता को इन्होंने सबसे बेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना कि संप्रभुता से ये किस प्रकार से कानून बना सकते हैं, और कानून बना के और ये संप्रभुता को प्रजाजन पे, राइट, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। बस यही है कि वहाँ की देह है, संपत्ति है, उस पर पूर्ण नियंत्रण ना कर कानून की वैधता को बरकरार रखना है। बस है, लोगों को एक प्रकार का वहाँ का लोग हैं जो उनके हैं, जो सभी का एक सम्मान होना चाहिए। बस इनका यही बात थी और कुछ भी नहीं थी। चलिए, तो यही बात है कि संप्रभुता को यही इसलिए इन्होंने आधार बनाया कि ये एक प्रकार से देखे जाएं तो ये प्राकृतिक कानून से बंधी हुई है, ये प्राकृतिक कानून से बंधे हैं, और ये निश्चित ही देखें उनका प्रयोग करते समय लोगों को ध्यान में रखना है। और यदि कोई व्यक्ति प्रभुसत्ता के अन्याय को या आदेश का पालन से मना करते हैं तो ये भी वैध है, ठीक। अगर मान लो एक प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे संप्रभुता है, भले ये बाध्यकारी और विरोध है, राइट। अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है या कोई भी अगर उसके है तो वो कर रहा है तो उसका दमन ऐसा नहीं है कि उसको पूर्ण दमन कर दिया जाए। विरोध कर रहा है तो करने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि विरोध नहीं कर सकते हैं। अब विरोध तो वो घर बैठे भीतर कर रहा है, तो अब क्या किया जाए, तो वो तो विरोध अंदर में करता रहेगा, तो करने दो, क्या उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। बस यही है कि जो निर्णय लिए हैं वो वैध होने चाहिए, बस क्रांति नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बौद्धा ने जो अपनी बात रखी थी वो राजनीतिक दायित्व को सरोकार नहीं इन्होंने रखा है। यानी राजनीतिक दायित्व का मतलब ये है कि एक यहाँ राजनीतिक दायित्व का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति है, इसके प्रति अपना दायित्व रखता है, यानी कि ये जनता है, ठीक। तो ये जनता है और ये जनता अपने इसे मालिक के प्रति अपनी दायित्व रखती है, राजनीतिक दायित्व रखती है, और ये भी अपना दायित्व रखता है। तो ये दायित्व है, राइट। लेकिन ये राजनीतिक दायित्व में जनता का कोई यहाँ दायित्व नहीं बनता है। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ है तो ये रेगुलेट करेंगे, ठीक, और ये इनके लिए बाध्यकारी रहेगी, सब कुछ करेगी। इनका ऐसा कोई दायित्व नहीं है कि ये अपने कोई भी डिसीजन लें या कोई निर्णय स्वयं लें या कोई कृत करने के लिए विरोध करें, ऐसा नहीं करोगी। तो इन्होंने इनके में राजनीतिक जो दायित्व है वो एक्चुअली में उसका कोई सरोकार नहीं है, या उसका ये निदान करते हैं, यहाँ अपनी व्यवस्था से, संप्रभुता से इनको हटाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तीसरी बात हम करते हैं लोक हित में संकल्पना। लोक हित की संकल्पना किस प्रकार की है। लोक हित का अर्थ यहाँ पे है एक जनता से, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्ण राजतंत्र का ही समर्थन किया है। पूर्ण राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया है, ठीक, बस स्वेच्छाचारी तंत्र का नहीं किया। यानी कि स्वेच्छाचारी का मतलब ये है यहाँ पर स्वेच्छा से कोई भी जनता निर्णय ले या कुछ भी करे, ऐसा इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि अगर जनता निर्णय लेती है तो सबके जनता के विवेक अपने मत भिन्न भिन्न होते हैं। अगर मत उनके निश्चित रूप से भिन्न भिन्न रहेंगे
तो वो संप्रभुता शक्तिशाली संप्रभुता नहीं हो सकती है। उसमें वो क्या करेंगे, व्यक्ति जो है किसी भी बाहरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्र को क्या करेंगे, राष्ट्र निर्माण में वो दखल देंगे, ताकि जिससे फिर वहाँ पर राष्ट्र का जो विकास है वो निश्चित रूप से सफल नहीं हो पाएगा, ना ही राज्य अपने आप को एक निश्चित दायित्व निभा पाएगा, वहाँ पे बाहरी शक्तियाँ प्रयोग करने लगेंगे। राइट, जैसे देखा जाए तो पहले अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ पर आया था, तो अंग्रेजी शासन में जो यहाँ के राजा थे, ठीक, तो राजा के अपने अपने मत अलग अलग हुआ करते थे, आपसे ही उनकी एक रूपता नहीं थी, एकीकरण उनमें नहीं था, एकता नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पे जो राज्य थे, राज्य जितने भी थे आपसे ही झगड़ते रहते थे। तो इस वजह से अंग्रेजों ने यही तो फायदा उठाया था, तभी तो एक दूसरे को बढ़ा के उन्होंने अपने को अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि अगर ये लोक हित में अगर देखा जाए तो लोक हित तभी हो सकता है जब वहाँ की जो लोग हैं, जो लोग हैं वो स्वेच्छा से अपना कोई कार्य नहीं करेंगे। स्वेच्छा से कार्य करने का मतलब ये है विधि से संबंधित, ठीक, कोई कानून नियम है उनसे विधि से संबंधित, ये कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहाँ की जो राजा है वो हिसाब का निर्णय लेगा और वही कार्य करने में अपने को व्यवस्थित करेगा। हम लोकहित की संकल्पना की बात कर रहे हैं। लोकहित का यहाँ पर राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया, तो राजतंत्र के हिस्से में हम बात करना चाहेंगे। तो लोकहित की संकल्पना में लोग यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। अगर लोग निर्णय लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर जो संप्रभुता है उसका हनन होगा। दूसरी बात, जो लोग हैं वो आपस में उनकी टकराव रहेगी, एक शक्ति के रूप में नहीं रहेंगे वो। अगर वो निश्चित रूप से अगर लोक हित की संकल्पना करना है तो पूर्ण राजतंत्र होना चाहिए, और अब राजतंत्र होगा तो इसकी जो शक्तियां हैं, चाहे न्यायपालिका की हों, चाहे विधायी हों, चाहे कार्यपालिका की हों, ठीक, वो एक व्यक्ति के अंतर्गत रहेगी, वहाँ संस्था के केंद्र में रहेंगी शक्तियाँ। तो उसके द्वारा जो शक्तियाँ का यूज किया जाएगा, वहाँ संस्थाओं के माध्यम से, एक जो संस्था रहेगी उसके माध्यम से राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो निश्चित ही वो सभी के लिए समान रूप से रहेंगे, और समान रूप से रहेंगे तो जनता एक प्रकार से उनका एक विवेक, अपना मत रहेगा, वो एकता के रूप में रहेगा। तो इस वजह से लोकहित जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगा, यानी कि वो एक अथॉरिटी रेगुलेट करेगी, ठीक, उनका एक अपना एक विचार रहेगा, तो यहाँ से पूरा एक करा जाएगा, ना कि इधर से इधर के लिए। राइट, तो यहाँ से इस साइड के लिए जो राजा है यहाँ से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, और ये सभी के लिए इस प्रकार से समान रूप से लागू रहेगी, सभी को ये बाध्यकारी है मानेंगे, और तभी लोक हित हो पाएगा। लोकहित का मतलब होता है जनता का हित, और जनता का हित है तो समझ सकते हो कि वहाँ का जो राजा है वो काफ़ी प्रासंगिक है, या आप कह सकते हो कि काफ़ी विकसित है। ठीक, तो इन्होंने यही विचार दिया था कि राजा अपनी पूर्ण राजतंत्र का, इन्होंने जो माना था कि राजतंत्र होना चाहिए, तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी विचार को पूर्ण रखा था। साथ ही साथ इसमें अल्पसंख्यक की भी बात उन्होंने की थी कि धर्म के मामले में अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके अधिकार को बस ध्यान में रखना है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं तो उनके भी विचार होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है, धर्म के मामले में भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने इस प्रकार की बात की थी, धर्म को बनाए रखना है। एक राजा का एक कृत्य ये है, वहाँ का जो धर्म है उसको बनाए रखना है, ये राजा का कर्तव्य है, धर्म को बनाए रखना है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति है, कला है, जो भी है, उनका धर्म है, उनको बनाए रखना है। तो ये राजा का भी धर्म है। राइट, लेकिन बस ये है कि इनका बस दायित्व है कि राजा का कि इनको किस प्रकार से कार्य करे, इनको सुनिश्चित करे और राष्ट्र का विकास करे। तो ये राजा से संबंधित उनके जो लोकहित की संकल्पना है, ये थोड़ा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें संप्रभुता का ही प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं। इसलिए इन्होंने स्वाधीनता का समर्थन, न्यायपालिका की स्वाधीनता की अगर बात की जाए तो न्यायपालिका की स्वाधीनता की जो उन्होंने विचार दिया था, तो वो एक्चुअली में जो न्याय है वो एक्चुअली में देखा जाए तो इस लोकहित में ही छिपा है, और वो देखा जाए तो राजा द्वारा क्या है, एक निर्णय लिया जाएगा और राजा जैसा चाहेगा वो उसके लिए बाध्यकारी होगा। तो ये विचार है इनके लोकहित की संकल्पना से संबंधित, यानी कि न्यायपालिका की स्वाधीनता। जो स्वाधीनता का मतलब ये है राज्य के प्रति एक न्याय है वो एक स्वाधीन है, उसके प्रति अधीन है,
और वो स्वयं तरीके से, विवेक तरीके से वो निर्णय ले सकता है। इस प्रकार के न्याय संबंधी इनके विचार रहे हैं लोकहित की संकल्पना को लेकर के। तो इनके विचार जो देखे जाएं तो कहीं ना कहीं यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल जाते हैं संकल्पना को लेकर के। जो जैसे यथार्थवादी जो विचारक हैं मार्गेन थाऊ हैं, ठीक, वो भी इनसे एक प्रकार के विचार को ठीक मानते हैं, क्योंकि इनके जो संप्रभुता संबंधी है ये तो वैसे ही शक्ति संघर्ष की बात करते हैं। यथार्थवादी अपने ही केंद्र की बात करते हैं, केंद्रीय राष्ट्र की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे इनके 6-7 एलिमेंट आते हैं, वो हम आपको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इन वजह से ये भी प्रभावित थे कि इनके जो नियम है, संप्रभुता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो यथार्थवादी इसको मानते हैं क्योंकि इन्होंने जो इनकी संप्रभुता है पावरफुल है, पूर्ण सत्तावादी विचार हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वजह से इनके जो विचार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कि इनकी गोंदा की जो संप्रभुता संबंधी जो विचार हैं वो आपको इस पर समझ में आ गए होंगे। अब हम निष्कर्ष की बात करें। निष्कर्ष की बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो निष्कर्ष में आप कह सकते हो, मूल्यांकन अगर हम पहले कर लें, मूल्यांकन में अगर देखा जाए तो इन्होंने संप्रभुता को सबसे संप्रभु माना, सर्वश्रेष्ठ या संप्रभु माना। एक दूसरी बात आप देख सकते हो कि ये व्यक्तियों पर बाध्यकारी है, इनकी जो विवेक शक्ति है व्यक्तियों पर बाध्यकारी है। तीसरी बात, जो निर्णय लिए जाएंगे, ठीक, वो जन हित को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें जैसे कि उनकी संपत्ति है, उनकी देह है, बस इनको ध्यान में रखा जाएगा। चौथा है कि ये क्रांति नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते, क्रांति नहीं कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये अंकुश कर सकते हैं, अंकुश है, मतलब इस संप्रभुता में अंकुशता देखने को मिलती है, राइट। ये कुछ इनके देखे जाएं तो मूल्यांकन है व्यक्तियों पर, जैसे निर्णय, जनहित, संपत्ति, क्रांति, विरोध, ये सब कुछ इनके क्या हैं, मूल्यांकन में है। तो ये संप्रभुता से संबंधित हैं। दूसरी बात, ये संप्रभुता है विवेकशील है, ठीक, विवेकशील तरीके से यूज किया जाएगा। दूसरी बात और देखना चाहो तो इन्होंने लोकहित में इन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है, राजतंत्र का समर्थन किया। दूसरी बात, लोग राजतंत्र का भी समर्थन किया है, और साथ ही साथ देखे जाएं तो ये धर्म के मामले में, अल्पसंख्यक के मामले में ये समर्थन देते हैं कि राजा को इनको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इतना बहुत है मूल्यांकन में। अगर आप निष्कर्ष जैसे देना चाहो तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि गोंदा के जो संप्रभु संबंधी जो विचार हैं वो एक प्रभुसत्ता या संप्रभु या प्रभुसत्ताधारी पूर्ण सत्तावादी विचार को समर्थन करते हुए ये राज्य की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ के राजतंत्र का इन्होंने समर्थन करते हुए लोगों के लिए विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बाध्यकारी रखा है, जिसे विरोध करना जनता का उत्तरदायित्व नहीं है, जनता का उत्तरदायित्व नहीं है। तथा इन्होंने धर्म संबंधी विचार, धर्म और अल्पसंख्यक के मामलों को ध्यान में रखते हुए राजा को इनके देह और संपत्ति की सुरक्षा के लिए विवेकशील शक्ति का प्रयोग कर के ही संप्रभुता का निर्णय लें और राष्ट्र राज्य का विकास करें। इस प्रकार से आप इनका निष्कर्ष दे सकते हो। कोई ज़्यादा वैसे टफ नहीं था, 1-2 बार पढ़ोगे कंप्लीट आपको समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको इनके विचार स्पष्ट हो गए होंगे। अगर जैसे आलोचना है तो आलोचना में आप कह सकते हो कि इनका राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया, राइट, न्याय के ऊपर उन्होंने संप्रभुता को रखा। और भी जैसे आप बोल सकते हो आलोचना में कि इनके जो विचार रहे हैं वो व्यक्तियों पर बाध्यकारी रहे हैं, उनका जनता के जो अधिकार है उनका हनन संबंधी विचार रहे हैं, जनता को कोई अधिकार ही नहीं रहे हैं, ठीक है, जनता को एक अपना विचार रखने का, मत रखने का कोई इन्होंने बात ही नहीं कही है, ठीक है। ऐसी आप आलोचना दे सकते हो।
और भी जैसे देना चाहो तो दे सकते हो, बहुत सारी आलोचनाएं इनकी बन सकती हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गई होगी। दूसरी बात, आलोचना में मत देने की है तो मत की कोई बात ही नहीं है इसमें। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी।